नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रिक्की चौधरी। दोस्तों, मुझ पे पहली वीडियो में कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि गैर हाजिर होना है तो कितने दिन तक रह सकते हैं। मान लो जॉइनिंग टाइम है और जॉइनिंग से पहले कुछ आज बातें हैं, पहले मैं बता दूं टॉपिक की, तो पहले वो समझ में आ जाएंगी तुम्हारी में, तो आगे की बात फिर पता चल जाएगी। एक तो ये बताऊँगा कि हम जैसे आमद करवाएंगे, कुछ लड़के कितने दिन तक लेट आमद करा सकते हैं। आमद का मतलब जो ज्वाइनिंग है हमारी, ज्वाइन लेटर मिलने पे कितने दिन तक हम लेट करा सकते हैं, तो उसका क्या कारण रहेगा। दूसरी बात यह है कि हमें मतलब ट्रेनिंग के टाइम में कितने अनुपस्थित रह सकते हैं और कितनी छुट्टी मिलती है हमें, कितने दिन से कितने दिन तक हमें अगर छुट्टी मिलेगी तो हम कितने दिन तक गैर हाजिर रह सकते हैं। और सामूहिक अवकाश की प्रक्रिया क्या है, हमें एमएल मिलती है, सीएल मिलती है, ईएल मिलती है। इन सभी छुट्टियों के बारे में आज बात करेंगे हम। तो पहला टॉपिक है हमारा कि हमें मतलब ज्वाइन लेटर मिल गया, तो ज्वाइन लेटर मिलने पे कुछ लड़के ऐसे हैं जिन्हें अपने काम है और वो ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लेट करनी है ज्वाइनिंग। तो उसके भाई दो ही कारण हैं लेट होने के। अगर आप पे सही कारण है तो आप जो लेट ज्वाइन करना, वरना मत करना। नंबर एक, आपको 30 दिन तक की ज्वाइनिंग की छूट दी जाती है। अगर जैसे आप जो ज्वाइनिंग डेट है, मान लो 30 जनवरी ज्वाइनिंग की डेट है, तो आपको 30 जनवरी से लेकर के अगले 30 दिन तक आपको ज्वाइनिंग में छूट दी जाएगी। और उसमें आपके पास दो ही जायज़ कारण होने, या तो आप बीमार हैं, है ना, ज़्यादा ही बीमार हैं, या फिर आप किसी दूसरी जॉब में हैं और वहाँ से आपका रिजाइन नहीं हो पाया है। ठीक है, सबसे ठोस कारण ये दो ही हैं। पहला, मान लो जैसे मेडिकल लगाना है, तो मेडिकल लगाने का तरीका ये है कि अपने ज्वाइन लेटर और जो भी उसमें हमें पर्याप्त डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनकी एक रजिस्ट्री हमको ज्वाइनिंग वाली डेट के दिन कर देनी है सेंटर पर। सेंटर के नाम ही वहाँ से स्पीड पोस्ट कर देना, वो आपके पास प्रूफ रह जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमें मतलब हमारे चाचा, पापा, भाई, कोई भी, उनको एक सामूहिक वहाँ जाके मतलब वहाँ जा करके प्रेजेंट होना है उन्हें, और उसके बारे में बताना है कि जी हमारा बेटा बीमार है, हमारी बेटी बीमार है। ठीक है, 30 दिन से ज़्यादा नहीं, 30 दिन से ज़्यादा होगी तो फिर दिक्कत बनती है। ठीक है, और ये जो 30 दिन तुम लेट होते हो ना, जो ट्रेनिंग चालू हो जाती है, इसका भी मैं बताऊंगा क्या कारण, इसका मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो 30 दिन है ना तुम्हारे, इसमें तो एक दिन में 5 पीरियड चलते हैं ट्रेनिंग के, 3 आईटीपीटी के, सुबह 3, शाम को 2। तो वो जो तुम्हारे 30 दिन के हो गए 150 पीरियड। तो ये 150 पीरियड आपको, अगर सही कारण है, अगर ट्रेनिंग सेंटर वाले ने, जो वहाँ हेड हैं, उन्होंने, मतलब हेड का मतलब जो जैसे बटालियन है, बटालियन में कमांडेंट हैं, और जिले में है पीटीएसपी, इनमें सब में कमांडेंट साहब होते हैं, आईपीएस रैंक के होते हैं। उन्होंने आपकी ज्वाइनिंग कर ली है, तो आपको 30 छुट्टी, जो 30 आप दिन लेट हुए हैं 30 दिन तक, वो आपकी 150 पीरियड हो गए, तो वो आपको 20 ट्रेनिंग टाइम में कराए जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है, अगर जो भी दूसरे कारण से मैंने बताया, जॉब के कारण से लेट होता है, तो वही प्रोसेस सेम उसके साथ होनी है। ठीक है, ये पहली बात मेरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन अब भी रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमें कितनी एमएल और कितनी सीएल और ईएल मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, हमें कुल ट्रेनिंग में 12 सीएल मिलती हैं, है ना, जिसे कहते हैं आकस्मिक अवकाश। ठीक, आकस्मिक अवकाश होते हैं, और ये होती है सीएल, और उपार्जित अवकाश होती है ईएल, है ना। तो जो 12 आकस्मिक अवकाश हैं, हम ये पूरे ट्रेनिंग टाइम में कभी भी ले सकते हैं, वो भी विशेष परिस्थिति में मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने जाके कह दिया कि जी हमें अपने घर का काम है। ठीक, और बात करते हैं सामूहिक अवकाश। तो सामूहिक अवकाश केवल 4 दिन का मिलता है, और वो उच्च अधिकारी के ऊपर है कि वो मतलब पूरी परेड को, जो पूरी वहाँ ट्रेनिंग कर रही है वो समूह है, उस समूह को छोड़े या ना छोड़े। वो जरूरी नहीं है कि 4 ही दिन का दे, ठीक है, उससे कम भी कर सकता है, लेकिन 4 दिन लास्ट है। ठीक, और अब बात करते हैं तीसरे उसकी टॉपिक की। ये जो 12 दिन का टाइम है, ये 4 सीएल, क्या नाम है, 4 सामूहिक अवकाश और 12 सीएल, ये जो आपको मिलेगी ना, ये इस तरीका से मिलेगी। ये जो 12 सीएल के साथ नहीं जोड़ा जाता सामूहिक अवकाश। मान लो 6 महीने हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो 6 महीने के बाद अगर मान लो हमें सामूहिक अवकाश 4 दिन का मिलेगा, तो जो हमने 12 सीएल ली हुई ना बीच बीच में, हमने पूरी साल में 12 महीने में 12 सीएल हैं, एक महीने में 1 सीएल बैठती है आपकी ट्रेनिंग टाइम में। ठीक, तो उससे अलग होती हैं। तो टोटल हमें 16 अवकाश बैठते हैं हमारे। और बात करते हैं हम, जैसे मान लो ट्रेनिंग से कोई गैर हाजिर हो जाता है ट्रेनिंग में से, तो गैर हाजिरी होने का एक कारण है कि मान लो हम कितने दिन से कितने दिन तक गैर हाजिर हो सकते हैं। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 45 दिन तक यदि आप गैर हाजिर होते हैं, और गैर हाजिर हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ से ट्रेनिंग में बिना दिए आप भाग गए, वहाँ से आप पहले सीएल लेंगे, सीएल से गैर हाजिर होंगे,
तब तो आपको मेडिकल लगाओ घर आकर या फिर कुछ भी लगाओ, उसका जायज़ कारण बताना होगा 45 दिन तक। यदि तुम 45 दिन तक गैर हाजिर हो तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ जाएगी और आप उसमें क्या नाम है फिजिकली बने रहोगे और पेपर भी दोगे और ट्रेनिंग भी करोगे। ये नहीं है कि लास्ट में आप पीओपी के बाद ट्रेनिंग बढ़ेगी, नहीं, 45 दिन से कम होने पर। यदि 45 दिन से ज़्यादा हो, आप 46 दिन भी और 50 दिन भी हो और तुम 90 दिन तक, लास्ट 90 दिन तक, 45 से 90 दिन के बीच तक यदि आप गैर हाजिर होते हो तो आपकी 101% ट्रेनिंग बढ़ेगी लास्ट में। पीओपी होने के बाद आपको पीओपी में शामिल नहीं किया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग बाद में कराई जाएगी 3 महीने एक्स्ट्रा, ठीक। और तीसरी बात, अगली बात करते हैं, यदि कोई 90 दिन से ज़्यादा गैर हाजिर हो जाता है लड़का या लड़की, 90 दिन से गैर हाजिर ज़्यादा होने पर तो वहाँ उसका कोई संशोधन नहीं है। गैर हाजिर ऐसा नहीं है कि वहाँ से ट्रेनिंग करते भाग गए। पहले हमें 12 CL हैं, 12 महीने की 12 CL हैं, उनसे हम अगर मान लो CL छुट्टी लेके आए हो, उनसे गैर हाजिर हुए हैं तब मान्य है वो। तो 90 से ज़्यादा होने पे आपको ट्रेनिंग सेंटर मतलब PHQ के लिए लिखकर भेज दिया जाएगा, रेफर कर दिया जाएगा। वो PHQ निर्णय लेगा आपका कि आपको अगली ट्रेनिंग भेजा जाए। अगर आपका सही कारण नहीं है तो आपको बर्खास्त किया जाए नौकरी से, ठीक है। और एक बात और करते हैं दोस्तों, स्टॉप करेंगे। एक बात और है, यदि अगर किसी को ट्रेनिंग टाइम में, जैसे मान लो ये तो हो गया मेडिकल कारण मतलब एब्सेंट होने का परेड से, और यदि किसी को परेड टाइम में वहाँ अगर मान लो परेड चल रही है या फिर वहीं ट्रेनिंग टाइम में तो चोट लग जाती है, किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है और वो फिजिकली करने के लिए वहाँ तैयार नहीं है ग्राउंड में, ठीक है, ITPT के लिए वो मतलब स्वस्थ नहीं है, तो उसकी 45 दिन तक बात निभ जाती है। यदि वो 45 दिन तक अगर वहाँ परेड करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो स्कूल में जरूर जाता है, स्कूल में मतलब जो दरोगा की पढ़ाई होती है वहाँ स्कूल चलता है दोपहर के टाइम, यदि वो स्कूल में अपनी प्रेजेंट लगवाता है और ग्राउंड से एब्सेंट रहता है 45 दिन तक, तो उसकी मतलब वो जो 45 पीरियड हैं वो आगे बढ़ा दिए जाते हैं, उन्हीं में बढ़ा करके उसे टाइम दे दिया जाता है। उसकी ट्रेनिंग नहीं बढ़ती, ना ही उसको POP के बाद एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता, ठीक है। 45 दिन तक यदि कोई मतलब वहीं चोट लग गई है, चोट लगने के कारण, है ना, यदि दोनों से अलग हो जाता है, ना तो वो स्कूल पहुंचता और ना ही वो वहां पहुंचता 45 दिन से अधिक, ना तो स्कूल जा रहा और ना ही वो ग्राउंड में जा रहा, तो उसका क्या होगा कि उसे फिर ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी उसकी, ठीक है। तो यदि ये 6 महीने के बाद प्रोसेस होती है, यदि कोई 6 महीना ट्रेनिंग कर लिया, 6 महीने के बाद होती है, तो 6 महीने के बाद सबकी अगर कोई भी गैर हाजिर है कैसी भी है, उसे क्या नाम है POP बढ़ती है, POP के बाद उसे ट्रेनिंग बढ़ा दी जाती है 3 महीने, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपका दोस्त रिक्की चौधरी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है। उम्मीद करूँगा कि बात समझ में आई होगी। अगली लड़कियों के लिए एक और बनाऊँगा वीडियो, ठीक। लड़कियों के लिए बताया था मैंने कि भाई जो प्रेग्नेंट महिला उनका क्या प्रोसेस है ना, उनके पीरियड टाइम उन्हें छुट्टी मिलती है या परेड से रेस्ट मिलता है नहीं, वो मैं दूसरी वीडियो में डाल दूँगा। जय हिंद, जय भारत।